नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर के 29th क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पर। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे क्या कारण थे, क्यों इसको हमें लाना पड़ा भारत में, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है, इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कौन है। तो ये सब कुछ पे एक एक सवाल बन सकता है, तो ये सब हम जानेंगे। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आखिरी के कुछ टॉपिक्स हैं ये। अब इंडियन एग्रीकल्चर हम रैप अप करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, एंड इसके साथ जल्दी कुछ दिनों में इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से आज की क्लास ग्रीन रिवॉल्यूशन पर शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन दबाएं और ये प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इंडियन एग्रीकल्चर की। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? तो दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप देखें तो ये एक टर्म है जिसका मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की सहायता से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यूजुअली इसी को कहते हैं। किस टेक्निक? कोई एक टेक्निक नहीं है दोस्तों, बास्केट ऑफ टेक्निक्स है जिसके द्वारा हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है फर्टिलाइजर यूज करना, वो हो सकता है इरिगेशन का इस्तेमाल, वो हो सकता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल। तो बहुत सारी चीजें हैं, सबको इन्वॉल्व करना। एंड गोल इज कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप देखें तो इसके पीछे जो व्यक्ति इन्वॉल्व है विश्व भर में, ये है नॉर्मन बोरलॉ। तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉ ने 1960s में अगर आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को दुनिया में लेकर के आए, और तब से इनको कहा जाता है फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। नॉर्मन बोरलॉ भारत में एमएस स्वामीनाथन जी के साथ काम करते हैं, और एमएस स्वामीनाथन जी के साथ मिलकर ये भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आते हैं, और इसके साथ एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो नॉर्मन बोरलॉ की बात अगर हम करें तो उनको 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के आने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट जो बनाई गई उसके पीछे यही जिम्मेदार बताए जाते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि आप गेहूं के खेत में इस प्रकार से खड़े भी है इस तस्वीर में, तो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट के पीछे जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं, वो नॉर्मन बोरलॉ है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, अगर आप देखें विश्व भर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। भारत की बात करें तो व्हीट में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, साथ साथ राइस में भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है। इसके सिवा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए कुछ 1950s के आसपास, 1960s के आसपास, तब से विश्व भर में ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने मिला। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत आप देखें तो ड्रामेटिक सक्सेस इसको मिला था मेक्सिको में, और मेक्सिको से जो सीखा वही फिर इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। भारत की बात करें दोस्तों, तो अगर हम 1967-68 से लेके 1977-78 देखें, यानी ये 10 साल की बात अगर हम करें 67 से 77 तक, तो उसमें भारत का जो स्टेटस था वो जबरदस्त तरीके से बदला है। भारत दोस्तों, अगर आप 67-68 में देखें तो हम फूड के इंपोर्टर थे, है ना। आप लोगों ने अगर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ा है, या फिर उस टाइम की बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, या वो टॉपिक पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा कैसे PL 480 स्कीम के तहत हम यूएस से व्हीट मंगवाया करते थे। लेकिन 10 साल में भारत की तकदीर बदल जाती है। भारत फ्रॉम द फूड इंपोर्टर टू वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन में बनकर उभरता है, थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑब्वियसली दीज टू मेन। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो इसकी कहानी शुरू होती है 1943 में। 1943 में भारत में रिकॉर्ड फूड क्राइसिस होता है। आप देखें तो बंगाल फेमीन होती है, जिसमें 40 लाख लोग पूर्वी भारत में मर जाते हैं, बिकॉज उनको खाना नहीं मिलता है। फेमीन होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको विश्व भूल चुका है, वेस्ट इसको नहीं याद रखता है, यूके भूल गया है। उनके लिए चर्चिल आज भी महान आदमी है, लेकिन वो उनका मॉरल कंपस इतना ही टूट गया है कि वो भूल जाते हैं कि ये आर्टिफिशियल फेमीन अंग्रेजी हुकूमत ने करवाई थी भारत में, जिसमें 40 लाख लोग, 40 लाख इज अ मैसेकर, जेनोसाइड आप कह सकते हैं। इस प्रकार से 40 लाख लोगों को पर्पसफुली मारा गया, खाने से रोका गया। तो इस प्रकार से बंगाल फेमीन होता है, और भारत में
खाने की कमी तब से देखने मिल रही थी। आजादी होती है, सरकार कहती है तेजी से हमें अपने फार्मिंग एरियाज को बढ़ाने हैं, एक्सपेंशन करना है एग्रीकल्चरल एरिया में, लेकिन पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि सरकार उसके बाद हेल्थ केयर वगैरह में खर्चे कर रही थी। तो डेथ रेट्स पर हम काबू पा रहे थे, लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ती जा रही थी। तो इस वजह से पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करने लगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है, इतने लोगों को खिलाना है तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा, तो कुछ ड्रास्टिक एक्शन करना होगा जिससे हम उतनी ही जमीन से और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, यानी इन शॉर्ट हमारी ईल्ड इंक्रीज हो सके। और वहीं से ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात शुरू होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया दोस्तों, तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स लिए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मॉडर्न मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर इस्तेमाल किए गए, इरिगेशन फैसिलिटी लाई गई, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया और अन्य भी कई चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो बास्केट ऑफ टेक्नोलॉजी था जिसको भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पैसे कौन देता है? तो जाहिर सी बात है कुछ यूएस से आता है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा पैसे खर्च करती है, साथ में एनजीओ भी होते हैं, फोर्ड फाउंडेशन होता है, रॉकफेलर फाउंडेशन होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत की बात करें दोस्तों, तो लार्जली ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा व्हीट एंड राइस इन दो क्रॉप को ही हुआ। व्हीट की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गई है 67 से लेकर 2003-4 तक में। और वही अगर आप देखें तो सीरियल्स की भी जो प्रोडक्शन हुई है ओवरऑल 2 टाइम्स बढ़ी है। तो अगर आप यहाँ पे ईल्ड पर हेक्टेयर की बात करें क्रॉप्स की, तो आप देख सकते हैं 1950-51 में राइस की ईल्ड पर हेक्टेयर थी 668, व्हीट की थी 663, और 1999-2000 में आप देखें तो राइस की हो गई 668 से 1986 और व्हीट की हो गई 663 से 2778। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा 1950 से लेके 2000 तक में 50 सालों में काफी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है। राइस की बात करें तो करीबन 3 टाइम्स आप देख सकते हैं, व्हीट की बात करें तो 4 टाइम्स आप देख सकते हैं लगभग जो ईल्ड है इसमें इंक्रीज आई है। वही पल्सेस आप देखें अगर तो कुछ खास इंक्रीज आपको देखने नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि जो राइस व्हीट के सिवा बाकी क्रॉप्स हैं वो नेग्लेक्ट भी हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको लाने के पीछे बड़ा सिंपल कारण था। सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान कहा कि भाई भारत में हंगर क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, कोई भी देश आत्मसम्मान के साथ विश्व में खड़ा नहीं हो सकता यदि वो अपने जरूरत के अनुसार खाना प्रोड्यूस ना कर सके। अगर खाने के लिए वो किसी दूसरे देश पर निर्भर करेगा तो बहुत आसानी से उसको आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। PL 480 के केस में हमने यही देखा, यूएस ने बहुत आसानी से भारत को आर्म ट्विस्ट किया क्योंकि हम व्हीट के लिए उन पर निर्भर करते थे। तो हमारी जो फाइनेंशियल सोवरेनिटी थी वो सब कहीं ना कहीं एंड ओवरऑल भी जो हमारी सोवरेनिटी थी, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, वो सब को हमें इग्नोर करना पड़ा। जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी उसको इग्नोर करना पड़ा क्योंकि हमें यूएस से व्हीट भारत में मंगवाना था। तो इसलिए हम समझ गए कि जब तक हम विदेश पर खाने के लिए निर्भर करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम आत्मसम्मान के साथ विश्व में खड़े नहीं हो सकते। तो शॉर्ट टर्म में था कि इंडिया की हंगर क्राइसिस को हमें सॉल्व करनी है, दोबारा किसी देश के सामने झुकना ना पड़े खाने के लिए। लॉन्ग टर्म में क्या था? लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, रूरल डेवलपमेंट कराना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करवाना है, रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज के लिए जाती है उसको भी मजबूत करना है। एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई, तो जो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था देश का, अभी भी है रादर, तो वो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो मीनिंगफुल बन सके, वो फाइनेंशियली रेम्यूनरेटिव हो सके और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा खासा हम रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड कर सके। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसे कॉटन मिल सके, वैसे ही आप देखें तो अन्य कोई इंडस्ट्री है, मेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो मेज बेहतर हो सके। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज की भी बात की गई। साथ ही साथ साइंटिफिक स्टडीज भी किए गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत कि हमें इस प्रकार के प्लांट्स, इस प्रकार के क्रॉप्स डेवलप करने हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम डिजीज को विथस्टैंड कर सके। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी एग्रीकल्चर की दुनिया में देखने मिला। तो जो मेक्सिको की टेक्नोलॉजी थी, वो जो क्रॉप्स थे, वैसे ही ट्रॉपिकल क्रॉप्स भारत भी लाए गए और भारत में भी उनका अच्छा रिजल्ट देखने मिला। कुछ हल्का मॉडिफिकेशन किया गया भारत के क्लाइमेट के अनुसार। तो इस प्रकार से आप देखें तो एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन भी हमें देखने मिलता है।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेसिक एलिमेंट्स है दोस्तों बड़ा सिंपल था। सबसे पहले फार्मिंग एरियाज को हमें एक्सपैंड करना है, जहां पे खेती हो रही है वो इलाका बढ़ाया जाए। नंबर 2 अगर आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं तो जो फार्मलैंड्स है उनको बहुत तेजी से एक्सपैंड करवाया गया। साथ ही साथ भारत में डबल क्रॉपिंग सिस्टम लाया गया। पहले क्या हो रहा था दोस्तों कि साल में बस एक बार मानसून आता है तो उसी वक्त खेती की जाती थी, यानी वन क्रॉपिंग सीजन था। लेकिन जल्दी समझ गए कि भाई भारत को अगर खाना खिलाना है, इस आबादी को खिलाना है, तो वन क्रॉपिंग सिस्टम से बात नहीं चलेगी, बात नहीं बनेगी, हमें डबल क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ मूव करना होगा। तो इसके साथ अगर आप देखें तो इरिगेशन टेक्निक्स डेवलप करवाए गए सो दैट साल में 2 बार कहीं ना कहीं हम क्रॉप्स लगा सके। और इसके लिए सेकंड फेज के लिए वाटर कहां से आए, सेकंड क्रॉपिंग सीजन के लिए कहां से आए, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा आए। इसके लिए डैम्स बिल्ड किए गए, अलग अलग इरिगेशन टेक्निक्स को भी अडॉप्ट किया गया। इसके सिवा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की ग्रीन रिवॉल्यूशन में, स्पेशली हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, ये सब डेवलप किए गए। इसमें ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बनाए, बहुत अलग अलग प्रकार के वीट, राइस बनवाए, मिलेट बनवाए, कॉर्न बनवाए। अभी रिसेंट बात करूं तो शुगर केन की आप देखिए तो शुगर केन का को 0248 वैरायटी डेवलप करवाया है, जो कि यूपी में काफी ज्यादा शुगर केन की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों बहुत जरूरी था कि आपके साथ हम चर्चा करें। तो ये क्या था, बेसिक्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आज हमने वो कवर किया है। कल की क्लास में हम जानेंगे क्या बेनिफिट्स रहे, फिर हम जानेंगे क्या लॉस रहा। इसके सिवा आपको अगर कोई टॉपिक जानना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर में रैपअप करूंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ। तो आपको लगता है कोई टॉपिक है जो आप चाहेंगे एग्रीकल्चर में कवर करना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगता है वो जरूरी है तो उसे मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 का टेस्ट सीरीज भी है हमारा, तो इसमें आप जरूर जुड़िए। सैटरडे 5 PM को है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रैंक 1 to 3 को अकेडमी नोट्स एंड आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी, रैंक 4 to 10 को आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगी। इसके सिवा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 24 अप्रैल को, ऑफलाइन भी कंडक्ट करा रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर, मुखर्जी नगर, कोड राजेंद्र नगर में। तो आप क्या करेंगे, निश्चिंत होकर एनरोल करेंगे, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमने एक नई ऑफरिंग ऐड की है, दैट इज प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट। आप देख सकते हैं ये 10 बुक्स हैं एंड ये 10 सब्जेक्ट वाइज हमने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और क्वेश्चंस लगाने के बाद आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी रॉक सॉलिड हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10 प्रिंटेड बुकलेट्स, जिनकी कीमत आप देखिए मार्केट में करीबन 7,500 रुपए है, ये आपको फ्री मिलेगी आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। सिर्फ आइकनिक नहीं दोस्तों, गुड न्यूज है, हम आपको इसको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, लेकिन बस अप्रैल 25, 2022 तक। उसके बाद सिर्फ आइकनिक के साथ ही ये मिलने वाली है। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो अभी आइडियल टाइम है। इसके सिवा CSE एश्योर है दोस्तों, जिसमें यदि आप 2 साल की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप KC10 कोड यूज करें और जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा इंटरव्यू प्रोग्राम है, अगर आप मॉक इंटरव्यू आपके दोस्त देने वाले हैं तो इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत है 1 साल की 46,791, 1 साल की आइकनिक की 67,041, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें, 0% EMI में लोन लें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। स्पेशल क्लासेज हैं, प्लस क्लासेज हैं, इन सभी का फायदा उठाइए। संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स भी हम रन करते हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी इंग्लिश बैचेस भी हमारे बहुत सारे रन हो रहे हैं। अकेडमी आप देख सकते हैं 55,000 से ज्यादा लर्नर्स ने हमारे टेस्ट में एनरोल किया है, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, तो इसमें जरूर आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।